गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कल क्लास होगी, ये अनाउंस कर रहा हूँ। तो कल भी हम लोग मिल रहे, वही टाइम से ही सेम रहेगा। कोई सवाल तो नहीं है कल की क्लास में? पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। हाँ हाँ, उसमें क्या करना है। बाकी पिछली क्लास वगैरह में पढ़ने उड़ने के बाद कुछ आइडिया लगाओ, सवाल पूछते रहा कीजिए। लगता है कि आप जिंदा हैं। चलिए, तो कहाँ तक थे हम लोग? वेगनर का सिद्धांत हो गया था, राइट? अब आते हैं प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल, अच्छा वो नहीं पढ़ा अभी हमने। अच्छा, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं पढ़ा हमने। चलिए पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर। चलिए, ये भी एक सवाल हुआ, मुझे ध्यान नहीं था। तो पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ते हैं। महासागरीय नितल का फैलाव, या विस्थापन कह सकते हैं इसको। हेरी हेस ने दिया था इसको। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व के दौरान कुछ डिस्कवरीज हुई थी, स्पेशली ओशनिक क्रस्ट के बारे में। मतलब जो पनडुब्बी जाते थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्थलाकृतियाँ समुद्री तल पे पाई जाती हैं, जो पहले वैज्ञानिक मानते थे कि वो बिल्कुल सपाट होगा, जल के नीचे बिल्कुल सपाट सा होगा। तो उन लोगों ने खोज करी, उसको हम एकॉस्टिक स्टडी या महासागरीय नितल का उच्चावच बोलते हैं। ये पहली खोज थी जिसमें पाया गया कि महासागरीय नितल पे कई प्रकार की बड़ी छोटी और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण था मध्य सागरीय कटक। दूसरा था गर्त, महासागरीय गर्त, काफी गड्ढा वाला। और तीसरा था महासागरीय पहाड़ तथा पहाड़ी, यानी कि जल के अंदर भी कई सारे पहाड़ियाँ उपस्थित थी। इन बड़े बड़े इसमें खोज ये थी। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका थोड़ा मोड़ा अध्ययन करना आरंभ किया, तो और जानकारियां मिली, और उन जानकारियों में सबसे बड़ी जानकारी थी महासागरीय चट्टानों की आयु। जो अधिकतम थी 135 मिलियन वर्ष, यानी कि इससे पुराना कोई भी चट्टान वहां पे नहीं मिला। दूसरा था आयु कटक से गर्त की ओर बढ़ती जाती थी। तीसरी खोज थी महासागर पे अवसादी चट्टानों का, अवसादी चट्टानों की मोटाई। ये भी गर्त से कटक से गर्त की ओर मोटी होती जाती थी।
ठीक है। अब इसमें पहला वाला तो विचित्र उतना ज्यादा नहीं था, जो वैज्ञानिकों को लगा दूसरा वाला बहुत ज्यादा रहस्यमयी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ की आयु इतनी कम है, जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र में चट्टानों की आयु 3.5 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 3500 मिलियन ईयर्स है, और यहाँ पे केवल 135 मिलियन वर्ष है, राइट। तो अब इसको मतलब ये होना था कि भाई या तो 135 मिलियन वर्ष से पूर्व यहाँ पे कुछ नहीं था, जो कि संभव नहीं था, या दूसरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी पुराने चट्टान हैं कहीं गायब हो जाते हैं, राइट। इसी की व्याख्या करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था उसको हम हैरी हेस का महाद्वीपीय नितल का फैलाव की सिद्धांत के रूप में जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं कि इसके कुछ ही दिनों बाद 1948 के आसपास इसका ये प्रतिपादन किया गया था, लेकिन उसके बाद 65 में और उससे पहले ही प्लेट विवर्तनिक की चर्चा चलने लगी, तो ये थ्योरी आउटडेटेड हो गई। इसलिए जनरली ये थ्योरी पूछेगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी आधार है प्लेट विवर्तनिक का, समझने में आसानी होगी, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। हैरी हेस इन रहस्यमयी खोजों की व्याख्या करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसे हम महासागरीय नितल के फैलाव के रूप में जानते हैं। महासागरीय नितल के फैलाव के रूप में जानते हैं। उसने बताया कि आर्थर होम्स द्वारा दिया गया मैग्मा के कौशिकीय संचलन के कारण नितल का फैलाव होता है। मैग्मा के कौशिकीय संचलन के कारण नितल का फैलाव होता है। उठते हुए स्तंभ में मैग्मा के उठते हुए स्तंभ के ऊपर दरारी उद्गार द्वारा सागर नितल पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जहां से मैग्मा ऊपर उठते हुए दोनों ओर जमा होकर कटक का निर्माण करता है। और सागर नितल को एक दूसरे से दूर भेज देता है, दूर धकेलता है। एक दूसरे से दूर धकेलता है, अर्थात
सागर नितल का फैलाव होता है, अर्थात सागर नितल का फैलाव होता है। नए मैग्मा आकर ठंडा होने के बाद, नए मैग्मा आकर ठंडा होने के बाद नए चट्टान का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत गर्त के पास सागरीय नितल धीरे धीरे गर्त के पास धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में समा जाते हैं। गर्त के पास धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में समा जाते हैं। इस तरह से सागर नितल का फैलाव होता है तथा चट्टानों की आयु कटक से गर्त की ओर बढ़ती जाती है। कटक से गर्त की ओर बढ़ती जाती है तथा अधिक आयु वाले चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए नष्ट हो जाते हैं। आयु के इसी अंतराल के कारण अवसादों की मात्रा में भी अंतर होता है। आयु के इसी अंतराल के कारण अवसादों की मात्रा में भी अंतर होता है। अर्थात अधिक आयु अधिक अवसाद, कम आयु कम अवसाद। इस नई व्याख्या को वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त इस व्याख्या की सबसे कमजोर कड़ी ये थी कि ये महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य उच्चावच अथवा स्थलाकृतियां
अन्य उच्चावच अथवा स्थल आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। इसी के बाद वाइन एंड मैथ्यू ने, वाइन VINE वाइन तथा मैथ्यू ने चुंबकीय विलोमता के सिद्धांत से ये साबित किया कि सागर के नितल के ऊपर फैलाव हो रहा है। इसे पूरा चुंबकत्व भी कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। इसे पूरा चुंबकत्व भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बदलता रहता है। चुंबकीय ध्रुव बदलता रहता है, अर्थात उत्तर दक्षिण में और दक्षिण उत्तर में बदल जाता है। अर्थात उत्तर दक्षिण में तथा दक्षिण उत्तर में बदल जाता है। मैग्मा में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ ठंडा होते समय, मैग्मा में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ ठंडा होते समय इस बदलते रूप को अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं, अर्थात एक समय में विशेष में निर्मित चट्टान विशेष चुंबकीय ध्रुवता दर्शाते हैं। ध्रुवता, पोलैरिटी, ध्रुवता दर्शाते हैं, जबकि दूसरे समय में निर्मित चट्टान उसके विपरीत ध्रुवीयता दर्शाते हैं या ध्रुवता दर्शाते हैं, उसके विपरीत ध्रुवीयता दर्शाते हैं। अध्ययन पे ये पाया गया कि कटक की दोनों ओर, अध्ययन पे ये पाया गया कि कटक के दोनों ओर
चुंबकीय पट्टी का निर्माण अपनी विशेषता में इसी अनुसार अपनी विशेषता में इसी अनुसार निरंतरता दर्शाते हैं। अपनी विशेषता में इसी अनुसार निरंतरता दर्शाते हैं, जो सागर नितल के फैलाव का महत्वपूर्ण प्रमाण था। एविडेंस को प्रमाण ही बोलेंगे ना, महत्वपूर्ण प्रमाण था। तो पहली चीज क्या है, उसने क्या बताई कि जैसे एक नई खोज आई, नई खोज में ये थी कि जो ओशनिक सरफेस हैं उसकी आयु, अधिकतम आयु 135 मिलियन वर्ष है। तो उसने क्या किया, सॉरी बोला कुछ, उसने क्या किया कि उसने बताया कि जो चुंबकीय कोशिका बनती है, मैग्नेटिक जो मैग्मा की कोशिका बनती है, उससे क्या होता है, जब राइज कर रहा होता है वहां पे, तो वहां पे चट्टानों को काटते काटते धीरे धीरे क्या करता है, उसको दो पार्ट में बांट देता है। और उसी भ्रंश घाटी के ऊपर से जब मैग्मा आता है, जमा होता है, तो वो कटक का निर्माण करता है। और आते हुए मैग्मा उस कटे हुए भाग को क्या करता है, धकेलता है एक दूसरे की ओर। और जैसे ही धकेलता है तो नया मैग्मा आकर के दोनों में चिपक जाता है, और इस प्रकार से नए मैग्मा के द्वारा सागर नितल का निर्माण हो रहा है। जबकि ये पुश करते हुए गर्त में जाकर के फिर ये नीचे प्रवेश कर जाता है। इस तरह से जो नया चट्टान है वो कटक के पास होता है, और जो पुराना चट्टान है वो गर्त पे होता है, और जो अधिकतम पुराना होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है। यानी कि उसने एक साथ तीनों रहस्यमयी खोजों की व्याख्या कर दी। लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि एक तो कोशिका सिद्धांत पे लोगों को विश्वास नहीं था, दूसरे कोशिका सिद्धांत होता है तो क्यों होता है वो सब नहीं बताया, तीसरे ये चीज थी कि उसके बीच में जो और स्थलाकृतियां स्थित है उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। कि महासागर या नितल के ऊपर जैसे पहाड़ है या छोटी पहाड़ियां हैं, उसकी व्याख्या ये नहीं करता है, तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद एक बंदा आता है, वो मैग्नेटिक पोलरिटी बोलते हैं उसको, चुंबकीय ध्रुवीयता। यानी कि जैसे अभी नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल साउथ की तरफ है, तो कई बार 2000 साल 1500 साल इस तरह से लग करके, या ज़्यादा भी लगता है, इसका इंटरवल चेंज होता रहता है। नॉर्थ साउथ में बदल जाता है, साउथ नॉर्थ में बदल जाता है। क्यों बदलता है आमतौर पे आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी व्याख्या है कि पृथ्वी की जो आउटर कोर है उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो अपना जो उभार होता है वो घूर्णन के कारण अलग अलग दिशा में बदलता रहता है, और इसलिए नॉर्थ साइड साउथ हो जाता है, साउथ साइड नॉर्थ हो जाता है। लेकिन इसको आमतौर पर इसलिए नहीं माना जाता है कि यदि अगर एक नियमित अनुसार, पृथ्वी के घूर्णन तो नियमित है, तो एक नियमित अनुसार अगर इस प्रकार से बदलाव होता है तो एक समय फिक्स होना चाहिए लगभग, कि अगर 2000 साल में नॉर्थ साउथ बदलता है तो अगले 2000 साल में साउथ नॉर्थ हो जाना चाहिए। तो कभी ये 400 साल में ही बदल जाता है, कभी 4000 साल लगता है। तो इस प्रकार की जो अनिरंतरता है, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उसके कारण इसको बहुत ज्यादा मानक नहीं। लेकिन ये पता है कि नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ बदल जाता है। अब मान लो कि पृथ्वी का अभी चुंबकीय नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, तो जब कंपास नीडल लेके जाओगे तो एक दिशा दर्श दिखाएगा, ये नॉर्थ दिखाता है, ये साउथ दिखाता है जनरली, जबकि ये साउथ है नीडल का और ये नॉर्थ है। चूंकि पता होगा कि उल्टा सेम रिपल्स करता है और उल्टा जो होता है वो चिपकता है। तो जो अभी सपोज कीजिए कंपास नीडल हम यहाँ ले जाएं तो ये दिखाएगा नॉर्थ, ये दिखाएगा साउथ, लेकिन अगर ये बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा, राइट। तो जब नए चट्टानों का निर्माण होता है तो उसमें लोहा तथा अन्य तत्व जो चुंबकीय शक्ति रखते हैं, जो चुंबकीयता को ग्रहण करते हैं, तो वो जब ठंडा होने लगता है तो उस समय की चुंबकीयता को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण था। अब सब उसमें करना क्या था कि जैसे सपोज कि ये कटक का निर्माण है, अब कटक के दोनों साइड से मैग्मा निकल करके एक बना रहा है,
एक स्थलाकृति बना रहा है या नए चट्टान का निर्माण कर रहा है। अब वो सपोज कीजिए कि 2000 साल में बना, तो इसका जो है नॉर्थ दिखाएगा और साउथ दिखाएगा, तो इसका भी नॉर्थ साउथ दिखाना चाहिए, राइट। अब इस पट्टी के बाद, जिसको मैग्नेटिक पट्टी बोलते हैं, इस पट्टी के बाद जो दूसरी पट्टी होगी वो पुराने चुंबकीय ध्रुवीयता को दिखाता होगा, तो वो साउथ दिखाएगा, ये नॉर्थ दिखाएगा। इस प्रकार से अल्टरनेटिव पट्टी कटक के से लेकर के गर्त तक जब जाते हैं तो ऐसे ऐसे दोनों साइड में मिलती जानी चाहिए और उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और ये पाया गया अध्ययन से कि उसमें निरंतरता पाई जाती है और वैसा ही सिक्वेंशियल ऑर्डर उसमें देखने को मिला, जो सबसे बड़ा प्रमाण था कि महासागरीय नितल का फैलाव हो रहा है। क्लियर है यहां तक? भाई इसको स्क्रीन पे डाल। कैसे? पानी गर्म हो जाएगा, मैग्मा क्यों ठंडा होगा? 1200 डिग्री सेल्सियस को ये ठंडा पानी थोड़ी ठंडा कर पाएगा। तापमान का आदान प्रदान होगा, लेकिन यदि हम धरातल की बात करें और उसकी बात करें तब कर रहे हो, तो उसमें संभावना है कि हो सकता है वैसे, लेकिन ठंडा होने की दर में उतना परिवर्तन नहीं होता है। इसको देखो, जो स्ट्रिप बनता है इसमें, ये पहले फटा, दरार बना, अब देखो ये एक पट्टी बनी, फिर दूसरी पट्टी बनी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पट्टी और ये पट्टी एक समय में बनी होगी, ये और ये एक समय में बनी होगी, इसकी तीसरी और इसकी तीसरी एक समय में बनी होगी, चौथी और चौथी एक समय में बनी होगी। तो यदि इसमें ये सिद्ध हो जाता कि इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी समान है और फिर इसकी पोलैरिटी इससे विपरीत है और इसकी पोलैरिटी इससे विपरीत है, लेकिन ये दोनों समान है, तो सिद्ध हो गया कि इसका मतलब है सागरीय नितल का फैलाव हो रहा है, कि अलग समय में अलग चट्टान बन रहे हैं और नए चट्टान जिस समय में बन रहे हैं उस समय की ध्रुवीयता अपने अंदर सुरक्षित रख लेते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से सागर नितल का फैलाव हो रहा है। यहां तक क्लियर है हम लोग? प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो देखे थे ना हम लोग? नहीं देखे? समझने में आसानी हो जाएगी। विपरीत हो जाती है। किसका? एक्चुअली वो थ्योरी ही पुरानी है ना। अब जो एक्चुअल में प्रभाव पड़ेगा वो प्लेट परिवर्तनिक जो है नया सिद्धांत है, जो अब मान्य है, अभी प्रमाणित रूप से मान्य है, उसके वैज्ञानिक लॉजिक है उसके अंदर, तो वो जो अभी मानते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे भी समझ में नहीं आया, मिल के समझने की कोशिश करते हैं, रुको। मजे लीजिए। पेंजिया, पेंजिया टूट कर विघटन होकर के अलग अलग मोहल्ले में जा रहा है।
वर्तमान स्थिति। कोई फायदा नहीं है इस Thanks to something called plate tectonics. Unlike other planets, Earth's crust isn't simply a सुनाई भी नहीं single... पड़ेगा, साउंड में दे रहा हूँ ना। अब ये प्लेट के ये हो गए, सीमाएं हो गई जो हम मैप पे देख भी चुके हैं। अभी पृथ्वी को दिखा रहा है कि आंतरिक भाग में किस प्रकार से हलचल होने की संभावना है। कोर, मेंटल और क्रस्ट में आ जाइए आप। केंद्र हो गया, ये देखिए जो हम मैग्नेटिक कोशिका की बात कर रहे थे, इसको हम मेंटल प्लूम बोलते हैं। कन्वेक्शन का मतलब कोशिकीय संचलन हो गया। अब ये चल रहा है मेंटल प्लूम। अब इसने क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया तो प्लेट को एक दूसरे के दूर भेज रहे हैं। यहाँ पे प्लेटों की टक्कर हो रही है, पर्वत का निर्माण हो रहा है। यहाँ से प्लेट दूर जा रहे हैं, यहाँ पे इधर से प्लेट आ रहा है। ये दोनों में टक्कर हो करके इस प्रकार से फोर आर्क बनता है, फिर पर्वत बनता है। फिर जो प्लेट अंदर चला जाता है, ये जा रहा है अंदर। मिड ओशनिक रिज, मध्य सागरीय कटक, सबडक्शन, परविस्टन। उसके बाद वही पट्टी जो बन रही है वो देखिए। बच्चा दौड़ रहा है इसके ऊपर। मैग्नेट दिखा रहा है अंदर में। इसी को देख लो थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा नहीं है ये भी। ये मेंटल कोर बनाया है, फिर आके स्थल मंडल है। ये महाद्वीपीय इसकी बात कर रहा है, क्रस्ट की बात कर रहा है, भूपर पट्टी की।
अब यहाँ से शुरू होता है वो मेंटल प्लम जिसकी बात कर रहे हैं। ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महासागरीय नितल का फैलाव हो रहा है, फिर ये प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, अभिसरण हो रहा है। इससे अच्छा तो हम ही लोग पढ़ लेते हैं। बंद कीजिए इसको, लाइट ऑन कर दो उसको। कुछ कुछ तो आइडिया लग गया होगा। अब इसमें प्लेटों का संचलन की हम बात कर रहे हैं। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट क्या है हम बात कर चुके हैं, राइट। इसमें 3 प्रकार के संचलन होते हैं और वहीं से हम प्लेटों का निर्माण और प्लेटों का सीमांकन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि प्लेटों का निर्माण कैसे होगा और वो कितना बड़ा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसका सीमांकन कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लेटों का निर्माण, सीमांकन तथा संचलन का आरंभ कैसे होगा। ये दोनों जो है वो जो कौशिकीय धारा का सिद्धांत था उसका सहारा लेकर करके प्लेट विवर्तनिक के से ने, प्लेट विवर्तनिक एक्चुअली क्या कुछ किया नहीं है। वेगनर बोला कि महाद्वीप घूम रहा है, हैरी हेस बोला कि महासागर घूम रहा है, ये बोला कि प्लेट घूम रहा है। प्लेट महासागरीय हो सकता है, महाद्वीपीय हो सकता है, महासागरीय कम महाद्वीपीय हो सकता है, बस। लेकिन ये साइंटिफिक रीजनिंग ला करके इसको पूरा को एक समूह लिया है पूरे सारे सिद्धांत को। कौशिकीय धारा का सिद्धांत क्या था कि मैग्मा जो है इस प्रकार से कौशिका के रूप में संचलन करता है। राइट, तो जब यहाँ पे कौशिका बन रही होगी तो कहीं और भी कौशिका बन रही होगी। राइट, तो यहाँ पे क्या है, राइजिंग कॉलम है, मैग्मा क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, और यहाँ पे मैग्मा नीचे गिर रहा है। तो प्लेट अगर यहाँ पे जैसे उठेगा मैग्मा, तो एक सपोज कीजिए कि अब इस पे पूरा हम भूपर पट्टी या स्थल मंडल डाल देते हैं। बेसिकली स्थल मंडल होता है, भूपर पट्टी नहीं होता है। पूरा स्थल मंडल 100 किलोमीटर का प्लेट जो है वो निर्माण होता है। तो अब यहाँ से अगर मैग्मा ऊपर उठेगा तो इस प्लेट को क्या किया, एक पहले सिंगल प्लेट था पूरा, अब इसको 2 भाग में बांट दिया। तो मैग्मा जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो ये इसका इधर संचलन होगा, इसका इधर संचलन होगा। उसी प्रकार से मैग्मा जब यहाँ पे उठ रहा है तो इसका इधर संचलन होगा, इसका इधर संचलन होगा, और ये संचलन करते हुए क्या करेगा ये, यानी कि इसको हम अभिसरण बोलते हैं। ये हो गया अपसरण, और एक तीसरी प्रकार की होती है संरक्षी सीमा, जो हम बाद में बात करेंगे।
तो ये कौशिकीय संचलन के द्वारा मैग्मा का निर्माण, सीमांकन तथा संचलन का आरंभ होता है। कौशिका बनता है ये। अभी उस पे आते हैं हम। तुम्हें क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे? अच्छा, वो समझ में नहीं आया तुम। नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं ना उसको हम, कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय साउथ है। तो वो चुंबकीय मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है और मैग्नेटिक साउथ, वो समय समय पर नॉर्थ जो है साउथ बन जाता है, साउथ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, और साउथ जो है नॉर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इस साइड कौन, बिहार के उस साइड या बिहार के इस साइड की बात करता है? हम उत्तर की बात कर रहे हैं, जो चुंबकीय ध्रुव है उसकी बात कर रहे हैं। तुम इस साइड है उस साइड क्या कर रहे हो? देखो, नॉन बिहारी खुश हो जाता है बहुत। क्या? तो वो चुंबकीय ध्रुव की अपनी एक विशेषता होगी ना भाई। तो ध्रुव तो हमेशा टॉप पे रहता है ना, जैसे ज्योग्राफिकल ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव में अंतर है। उसका कारण है कि ज्योग्राफिकल सेंटर जो है वो मैग्नेटिक सेंटर से 112 किलोमीटर दूर है। तो जब केंद्र ही दूर होगा तो ध्रुव भी दूर होगा। तो चुंबकीय ध्रुव थोड़ा सा दक्षिण की दिशा में है। अगर ये ज्योग्राफिकल पोल है तो यहाँ से जाकर के विक्टोरिया आइलैंड के पास जो है मैग्नेटिक पोल है। तो ठीक है, अब ये बात हो रही कि नॉर्थ है अभी और इसी के नीचे साउथ होगा। तो नॉर्थ की अपनी एक विशेषता है, साउथ की अपनी एक विशेषता है। तो ऐसा माना गया है और ऐसी जानकारी है और ये सच भी है कि नॉर्थ जो है एक समय विशेष के बाद साउथ की विशेषता दिखलाने लगता है और साउथ जो है नॉर्थ की दिशा दिखलाने लगता है। इसको हम पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व या चुंबकीय विलोमता कहते हैं। हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल में बदल जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, सर पांव हो जाता है, पांव सर हो जाता है। नहीं, कहने के लिए भी हम वैसे करते हैं, जैसे मान लो कि अभी फिलहाल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। 500 साल बाद यदि हम देखेंगे तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, जब भी बदलेगा ये। तो इसी को हम ध्रुवीयता बोलते हैं, मैग्नेटिक पोलरिटी बोलते हैं, कि चुंबकीय ध्रुव का आदान प्रदान होता है। अब उसको जब नॉर्थ साउथ का होता है तो चुंबकीय जो भी विशेषताएं होती हैं, चट्टान अपने अंदर उसको सुरक्षित रखता है। वो एक आधार बना सागर नितल के फैलाव को। इसको एक्चुअल में जानने की जीएस में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हल्का से जान लेने में कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल। इवन ऑप्शनल वाले को भी मतलब स्किप करके चलते हैं, इसको कोई खास नहीं है इसमें। बस वो पट्टी का ध्यान रखना। मेन जो है ये है, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इसको एकदम जड़ तक समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हो जाएगा। अब जैसे क्या है, ये एक लाइन में हम लोग देख रहे हैं, एक पूरा क्षेत्र, सपोज कीजिए कि हम क्लास में आते हैं, लेट से सपोज कि 4 पत्थर है, 1 2 3 4, राइट। यहां पे दरार बना, इतने ही दूर दरार बना। तो दरार बनने से पहले क्या होगा, जो मैग्मा इस 4 पत्थर के नीचे बना होगा, तो मैग्मा सिर्फ इतने पे ही नहीं बना होगा, बल्कि नीचे बड़ा सा चैम्बर होगा उसका। उठ करके आया, इसने एक 4 पत्थर को काट दिया। काटने से पहले ऐसा तो नहीं कि आते हुए डायरेक्ट काट देगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम 4 पत्थर की बात कर रहे हैं, इसके नीचे यूं मैग्मा उठ रहा है, तो पत्थर के ऊपर तक आने से पहले ही क्या करेगा, वो साइड भागना शुरू होगा, राइट। ये शुरू होगा। अब मान ले कि ये कहां तक प्लेट, या तो इसे जब काटेगा भविष्य में, तो काटने से पहले क्या कर रहा है ये देखिए। तो इतनी चौड़ाई तक मैग्मा जो है यहां से वहां तक, इसके नीचे स्थल मंडल के नीचे क्या हो रहा है, अपना रास्ता बना। चूंकि जैसे ही आया यहाँ पे तो आते हुए टकराया, समझ कीजिए कि पहला वाला मैग्मा आया है, तो ये जो टकराया यहाँ इतनी दूर टकराया, तो तुरंत तो निकल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैग्मा का क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, चूंकि नीचे से निरंतर आ रहा है। तो जब जमाव होगा तो इसके पास यदि एक ही ऑप्शन होगा कि इधर चलिए और इधर चलिए। अब ये जहां तक मैग्मा जाएगा, स्थल मंडल के नीचे वाले भाग को क्या करेगा, थोड़ा गर्म कर देगा, राइट। जब गर्म करेगा तो उसको फिसलना कभी भी होगा भविष्य में, तो आसान हो जाएगा। तो इसने क्या किया, कौशिकीय संचलन जो है मैग्मा का, वो सीमांकन भी करता है और उसके संचलन के लिए अनुकूलता भी प्रदान करता है, ठीक है। चूंकि स्लिपरी चीज होगी तो आसान होगा। अब ये कहां, जहां तक जाएगा ना,
प्लेट उतना ही लंबा होगा, और ये जितना चौड़ा होगा प्लेट इतना ही चौड़ा होगा। तो सीमांकन किसके द्वारा हो रहा है? मैग्मा के कौशिकीय संचलन के द्वारा। मान लो कि ये अभी पूरा पृथ्वी का एक सिंगल पीस है, पूरा क्लासरूम। अब ये इतनी ही दूर में 4 प्लेट के 4 पत्थर को लेकर के मैग्मा निकलना आरंभ हुआ। तो यही 4 के ऊपर मैग्मा इधर भी फ्लो करेगा, इसी 4 के ऊपर मैग्मा इधर भी फ्लो करेगा। अब सपोज कीजिए कि यहां उस दीवार तक जाता है, यहां आधे दूर तक जाता है, राइट? हो सकता है संभावना। तो अब जैसे इसने किया तो इस पूरे इसको अलग कर दिया, इसको पूरा अलग कर दिया। अब एक सिंगल पीस को इसने 2 भाग में बांट दिया। क्लियर है? तो सीमांकन हो गया कि प्लेट जो है दोनों इतना इतना बड़ा होगा। हो सकता है कि इधर ज्यादा संचलन हो, इधर कम भी संचलन हो, डिपेंड करता है और भी बहुत सारे कंडीशंस पे। तो ये भाग बड़ा हो सकता है, ये भाग छोटा हो सकता है। अभी एक चीज यहाँ पे हो रही है, तो मैग्मा ऐसे जाएगा, वहां जाएगा, फिर वहां क्या करेगा? नीचे गिरेगा, एक कोशिका का निर्माण करेगा। अब सपोज कीजिए कि इससे दूर, लेट्स से सपोज इसके उस पार क्लास है और वहां पे भी यही चीज हो रही है, तो वहां पे भी मैग्मा आएगा, ऐसे जाएगा, राइट? तो इधर से ये जा रहा है, उधर से वो आ रहा है, तो उसकी दिशा ऐसी होगी और उधर होगी, इसकी दिशा यूं करके होगी, जो हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल लाइन से। जो ऊपर वाला भाग है, तो इसको जहां तक चाहिए निरंतरता तो नहीं रहेगी। देखो हम लोग क्या होता है, अभी क्या दिक्कत है कि हम लोग अलग अलग चीजों को देख करके फिर सामूहिक समझने की कोशिश करें। ये जितना भी परिक्रम हो रहा है ये एक साथ हो रहा है, हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को उठा करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जब देखेंगे प्लेट कैसे संचलन, तो प्लेट यहां जा रहा है, यूं गिर रहा है, तो प्लेट क्या करेगा? मैग्मा को रोक देगा ना, मैग्मा को और आगे नहीं जाने देगा। तो मैग्मा के पास क्या ऑप्शन है? वो फिर नीचे जाएगा। तो जिस तरह से जैसे हम वायुमंडल में आराम से समझ सकते हैं कि गैसें ऊपर गई, फिर यूं गई, फिर नीचे आई, और इस तरह से कौशिकीय संचलन होता है। वायुमंडल का भी कौशिकीय संचलन होता है समान रूप से। यहाँ पे भी एक मैग्मा का संचलन हो रहा है। रिमेंबर इट कि यह है बहुत ज्यादा ऑथेंटिक। नीचे क्या हो रहा है वो ज्यादातर अनुमानित है, ऊपर क्या हो रहा है ये पता है। हाँ? ये दुर्बल मंडल से भी स्रोत हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आउटर कोर बाउंड्री से होता है। हाँ, तो अगर वहां से जनरेट हो जाता है मैग्मा तो उसी को मेंटल प्लम बोलते हैं। तो चूंकि प्लेट को चीरने के लिए बहुत ज्यादा मैग्मा की मात्रा चाहिए, तो वो मेंटल प्लम से भी हो सकता है। और वो यदि बहुत बड़ा प्लेट का निर्माण करना है तो मेंटल प्लम होगा। बहुत छोटे मोटे प्लेट जो है वो हाँ सही है। अब तुम बिहार से दिल्ली आए, डिस्टरबेंसेस ऐसा तो नहीं है, नहीं हुआ होगा, फिर भी पहुंचे ना दिल्ली। बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हो गए, बहुत सारे बच्चे जो है डिस्टरबेंसेस के कारण वहीं रह जाते होंगे। तुम डिस्टरबेंसेस को पार करके यहाँ तक पहुंचे। उसी तरह से है कि मध्य मंडल जो है, चूंकि इमेजिन करना थोड़ा टफ है इसको, लेकिन ये है कि जब जहाँ पे बनेगा, अब उसके अंदर में क्या हो रहा है, फिर वही होता है कि कुछ बातें होती है जो भगवान जाने, राइट? तो लेकिन यह है कि माना जाता है कि इतनी बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता जो कि आपूर्ति होगी वो सामान्य रूप से दुर्बल मंडल से नहीं हो सकती है। तो इसलिए उसको मेंटल प्लम कहा जाता है। तो मेंटल प्लम जो होता है वो आउटर कोर बाउंड्री से आता है, और उस सारे को तो इसीलिए तो कहीं कहीं विशेष जगह पे है। अगर जहां तहां निकल जाएगा तो पूरा का पूरा ही फिर यही रहेगा। तो किसी विशेष स्थान पे ऊपर आएगा, और वो ऊपर आते हुए जैसे हमने वीडियो में भी देखा क्यों फैलेगा वो, तो जब ऊपर हिट करेगा वो तो उसको काट देगा, दरार बनाएगा। ठीक है? प्लेटों का निर्माण, हाँ सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसका बाप है पूछ रहे हो? जो कोई भी चीज जब पिघली हुई पदार्थ होगी, तो पिघला हुआ पदार्थ यदि होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उसके आसपास जो पिघले हुए नहीं पदार्थ होंगे उसका घनत्व ज्यादा रहेगा। तो आउटर कोर से तो मैग्मा जैसे होता है ना कि बलबला रहा होगा बाहर निकलने के लिए, उसको कौन नहीं, आउटर कोर पूरा का पूरा क्या है? लिक्विड है, ठीक है? उसके ऊपर सॉलिड है, तो अपनी मर्जी से निकल नहीं जा सकता है, लेकिन निकलने के लिए तो फड़फड़ा रहा होगा वो, तो हर जगह चाह रहा होगा, मौका निकाल रहा होगा। अब जहां पे अनुकूलता बन जाएगी, अब इधर भी हो सकता थोड़ा निकला,
लेकिन कुछ कारण आगे नहीं बढ़ पाया, फिर इधर निकला, हो सकता है यहाँ पे जो निकल रहा है वो धीरे 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 रास्ता बना करके ऊपर तक पहुंच गया। तो जैसे ही अगर रास्ता बन जाएगा तो मैग्मा का उद्गार तो कंटिन्यूअस रहेगा। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल हो गया, बॉयंसी बल हो गया, डिफरेंस ग्रेविटी डेंसिटी वेरिएशन हो गया, संवहनीय, तो इसी को तो संवहनीय धारा का सिद्धांत बोल रहे हैं, जो कोशिका के रूप में संचलित हो रहा है। संवहन का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। तो वो संवहनीय धारा का सिद्धांत एक बात को बताता है, कौशिकीय संचलन सामूहिक रूप से बताता है उसको। जैसे हॉट एयर बैलून में उड़ता है, या फिर हाइड्रोजन बैलून कभी चलाए हो, जिस फूकने में हाइड्रोजन डाला हुआ रहता है। हल्का बैलून कभी देखो, छूट हाथ से छूट गया तो फट से ऊपर उठने लगा, कौन सा बल है उसके ऊपर? समझ सकते हैं, वहां से आराम से खोल। उसमें कौन सा बल लगा हुआ है? उत्प्लावन बल उसी को बोलते हैं। या घनत्व के अंतर, जो बल्ब हल्का, जो बॉल ये बैलून है, तो बैलून में हाइड्रोजन है, आसपास का कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डोमिनेटेड है, ऑक्सीजन डोमिनेटेड है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या है? हल्का है। तो हल्का होने के कारण वो अपने भारी एरिया में नहीं रह पाएगा। उससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है, चलो बैलून हाइड्रोजन नहीं देखे हो, पानी में किसी हल्की चीज को नीचे डालो, ऊपर आ जाएगा। कौन सा बल है? बस। लव यू मैन, एकदम पक्का, एकदम ट्रू अपने क्षेत्र का दर्शा रहे हो तुम। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि मैग्मा क्या होगा, कैसे होगा। रिसर्च करने लगे ना तो प्लेट विवर्तनिकी में 4 साल लग जाएगा, ध्यान रखो। अभी फिलहाल यूपीएससी क्वालिफाई कर लो, बाद में रिसर्च करते रहना। अब चूंकि तुम पूछ लियो तो बता देते हैं। अब उसमें क्या, सबसे पहली चीज है कि वहां जाके किसी ने देखा नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो ऊपर आ रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब जो ऊपर आ रहा है उससे अनुमान ये लगाया जाता है कि वहां, अब सबसे पहली चीज है कि पूरा का पूरा आउटर कोर किस अवस्था में है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि द्रव अवस्था में है, तो वहां पे ऑलरेडी बना होगा। अब 4.5 बिलियन वर्ष क्या हुआ होगा उतना आइडिया नहीं है, सच्चाई यही है। ठीक है, हाँ, पक्का। तो ग्रेविटेशन का ही तो सारा रोल है। हाइड्रोजन बलून को ऊपर क्यों जाने देता है पृथ्वी का कोर? या तो ये लिक्विड कोई भी चीज हो गई तो हल्की हो गई ना। लिक्विड अगर हो गई कोई चीज तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? सॉलिड से कम हो गया। तो उसके ऊपर जो सॉलिड स्थित है उसके घनत्व से इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कम घनत्व वाला नीचे है और ज्यादा घनत्व वाला ऊपर है, तो इम्बैलेंस हो गया ना भाई। तो उसको खींचेगा, मेंटल को खींचेगा, इसको नहीं खींचेगा, इसको चाहेगा कि और ऊपर जाओ तुम। तुम्हारा नाम क्या हुआ? हाँ, शानू। तो लड़कियों का नाम होता है। हाँ? नहीं, जनरली पॉपुलर नेम शानू जो होता है लड़कियों का होता है ना। या पूरा नाम, आधा नाम बोल रहे हो या पूरा नाम शानू ही है? इंटरव्यू में तैयार हो, शालू। इंटरव्यू में तैयार रहो फिर प्रश्न पूछने के लिए अपने नाम पे। नाम में बहुत कुछ रखा है मेरी जान।
हमसे पूछोगे नाम में क्या रखा है। चलिए प्लेट विवर्तनी की बात हैं। सबसे पहले प्लेटों का निर्माण की बात करते हैं। तो प्लेटों का निर्माण होपफुली हम लोग समझ गए हैं, सीमांकन समझ गए हैं, प्लेटों का संचलन। तो प्लेटों का संचलन कैसे होगा, अगेन वहीं पे कौशिकीय धारा का फिर से आएगा कि जैसे ही ये मैग्मा यहाँ ऊपर उठेगा तो जहाँ से सपोज कीजिए इतने भाग को ये हिट कर रहा है, तो तोड़ने से पहले इसको क्या करेगा, गुंबदाकार उभार देगा। समझ सकते हैं आराम से। जैसे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो टूटने से पहले थोड़ा ये ऊपर उठेगा फिर टूटेगा। सेम वहां पे जो बल लग रहा है, तो जहां पे स्थल मंडल से टकरा रहा है उतने भाग को क्या करेगा, गर्म भी करेगा। अभी पहुंचा नहीं है मैग्मा वहां पे, धीरे धीरे जैसे अंदर जाना शुरू किया तो एक पूरा सीमांकन भी कर देगा कि कहां पे टूटना है। राइट, इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, कि जैसे यहां से मैग्मा निकलने वाला है इस क्षेत्र से, सपोज करो अभी ये हो सकता है 40 किलोमीटर दूर ही हो, फिर भी यहाँ पे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पत्थर हो सकता है गर्म लगने लगे और ये दरार जो है बनना आरंभ हो जाए और थोड़ा ये उभार, हालांकि खुली आंखों से शायद उतना नहीं पता चले क्योंकि ये सदियों लगते हैं इसमें, लेकिन इमेजिन करो कि ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसमें थोड़ा उभार आ जाएगा। इसका मतलब आप खड़े हैं तो भाग जाइए। अब ये दरार जो है यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी और वो पूरा गर्म पोर्शन इतना ही होगा, इधर नॉर्मल रहेगा इधर नॉर्मल रहेगा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि कौशिकीय संचलन के द्वारा जो परिणाम होता है वो गुंबदाकार उभार होता है। इस उभार का परिणाम ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी डिफरेंस, गुरुत्वाकर्षण अंतर आ जाएगा। क्योंकि ढाल का निर्माण कर रहा है, यानी कि कंबाइंड फैक्टर है, कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके कई सारे कारक हैं, कारण है संचलन के। हम अभी बात कर रहे हैं मैग्मा के राइजिंग कॉलम पे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो मैग्मा का संचलन का निर्माण करेंगे, की अनुकूलता पैदा करेंगे। दूसरा है तापमान में अंतर। यानी कि जब ये प्लेट को चीर देगा, ये तोड़ देगा, तो इस प्लेट की, हम एक सिंगल प्लेट की बात करते हैं, इसके यहां के तापमान में और यहां के तापमान में अंतर होगा। ये गर्म होगा और ये, कोई भी चीज जब गर्म होती है तो फैलती है, उसका घनत्व कम होता है, तो अर्थात हल्की हो गई। तो ये क्या कहते, तापमान में अंतर के कारण घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर के कारण भार या दबाव में अंतर। यानी कि अब जो अगर नया प्लेट इसको हम देखेंगे, अभी मैग्मा निकला नहीं है, इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। ये उभार हुआ, ये प्लेट हो गया। तो जहां से उभार हुआ तो ये क्या हुआ, ढाल का निर्माण हुआ। तो ढाल का निर्माण हो गया, तो इस पे और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का भी अंतर हो गया। ये अधिक भारी भी हो गया, ये अधिक हल्का हो गया। और तीसरा है जिसको हम कटक पुश या कटक धक्का कह सकते हैं। यानी कि अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका टूटने की क्रिया आरंभ होगी। टूटने से पहले उसने तीन चीज कर दिया है। एक तो यहां पे क्या किया है, मैग्मा द्वारा नीचे के भाग को गर्म कर दिया है। दूसरा ढाल का निर्माण कर दिया है। तीसरा भार में अंतर कर दिया है इसने। यानी कि एक स्लिपरी सरफेस भी बना दिया है और ढाल भी बना दिया है। जैसे ही हम ढाल बनाएंगे तो क्या होगा, इसके संचलन का हमने अनुकूलता प्रदान कर दी। और ये भारी भी है, तो भारी है तो ये आराम से
खिंचा चला जाएगा। दूसरी चीज है कि पूरे के पूरे मैग्मा चल रहा है तो नीचे वाले एरिया को थोड़ा गर्म भी कर दिया है और अपने खुद भी इस वाले एरिया को गर्म है, तो इस पे फिसलना अपेक्षाकृत क्या हो जाए, जो वेगनर से अब अलग हो रही है चीजें। वेगनर जो है इलॉजिकल फोर्सेस की बात करता था, यहाँ पे लॉजिकल फोर्सेस की बात करता है। तो अब मैग्मा ने स्मूथ सरफेस कर दिया, ढाल का निर्माण कर दिया, भार में अंतर कर दिया। चौथा चीज है कि अब जब मैग्मा इसको तोड़ के निकलेगा तो मैग्मा निकलता हुआ मैग्मा क्या करेगा, साइड वाले फोर्स पे बल डालेगा। इसको हम रिज पुश बोलते हैं। पुश का मतलब धकेलना। तो रिज के ऊपर जो मैग्मा निकलते हुए मैग्मा द्वारा धक्का दिया जाता है उसको हम रिज पुश कहते हैं। फाइनली ये निकलता हुआ मैग्मा क्या करेगा, दोनों के ऊपर दबाव डालेगा ऐसे करके, तो वो धीरे 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 क्या होगा, खिसकना आरंभ होगा और प्लेटों का संचलन आरंभ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, प्लेटों का संचलन आरंभ हो गया अब, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं प्लेटों के संचलन के प्रकार, निर्माण, सीमांकन और संचलन। होप तीनों चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब आता है संचलन के प्रकार। तीन प्रकार के संचलन होते हैं। एक को हम अपसारी, सीमाएं अथवा निर्माणकारी किनारा कहते हैं। दूसरा है अभिसारी, सीमाएं अथवा विध्वंसकारी किनारा। और तीसरा है संरक्षित सीमाएं तथा असक्रिय किनारा। तो मेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, सब इसी तरह से चलना आरंभ होगा। वो जब तक उभार रहेगा चलता रहेगा, नहीं होगा तो बैठ जाएगा तो बंद हो जाएगा। हाँ, टेढ़ा ही रहेगा वो। जब तक मैग्मा आ रहा है तब तक वो स्थिति बनाए रखेगा, उसी तरह से संचलन होता जाएगा। तो अभिसरण का मतलब, अपसरण का मतलब क्या हुआ कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये स्थिति क्या है, अपसरण की। मैग्मा यहां से निकल रहा है, तोड़ रहा है मैग्मा, यहां पे जमा होगा किनारे में, मध्य सागरीय कटक का निर्माण हो गया, ये अपसरण हो। मान लीजिए कि इसी तरह का अपसरण एक इधर से भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा आया, ये निकला, ये निकला, ये वाला क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ये अभिसरण हो जाएगा। अभी दोनों, इन्हीं दोनों को देखते हैं, बाद में कुछ और तीसरा वाला देखेंगे। सीमा और किनारा, इन दोनों में सिंपल सा अंतर है कि अगर हम इसको प्लेट मान लें तो ये जो साइड वॉल्स हैं उसको हम किनारा बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला ये है उसको हम सीमा बोलते हैं। जैसे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल, ये सीमा हो गई, पूरा किनारा हो, मतलब सीमा जैसे मतलब बॉर्डर हो गया, इसका आउटर लाइन हो गया, और ये हो गया किनारा। साइड वॉल्स जो है उसको हम किनारा कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अपसारी सीमाएं और निर्माणकारी किनारा, यानी कि दो प्लेटों की सीमाएं एक दूसरे से अपसरण कर रही हैं, अर्थात दूर जा रही हैं, और उसके किनारे का निर्माण हो रहा है। यानी कि जिस किनारे का अपसरण हो, जहां पे अपसरण हो रहा है वहां पे निर्माण हो रहा है, उसके दूसरे छोर में अभिसरण होगा। हम अभी अपसरण की बात कर रहे हैं।
तो लिख लीजिए अपसरण में होने वाली गतिविधियां। अपसरण का अर्थ लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्या होता है, क्या क्या होगा वहां पे, ये लिख लीजिए। सबसे पहला होगा दरारी उद्गार का निर्माण, मध्य सागरीय कटक का निर्माण दूसरा, दरारी उद्गार द्वारा मैग्मा का उत्प्लावन लिख सकते हैं, मैग्मा का निष्कासन, सॉरी, दरारी उद्गार का निर्माण लिखिए, दरारी उद्गार द्वारा मैग्मा का निष्कासन, दरारी उद्गार द्वारा मैग्मा का निष्कासन। दूसरा है मध्य सागरीय कटक का निर्माण, तीसरा है प्लेटों के संचलन का आरंभ, यहीं से होता है। चौथा है नए प्लेटों का निर्माण, अब ये चारों चीज को समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक जो हम बात करते आ रहे हैं वो अपसरण सीमा की ही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्लेटों का अपसरण होगा, और जिस स्थान पे अपसरण होगा वहां पे नए प्लेट का निर्माण होगा। अब भ्रंश, इसलिए एक और लिख लो, भ्रंश घाटी का निर्माण, जो दरारी उद्गार है वही का उसी का भाग है बेसिकली, कि भ्रंश घाटी का निर्माण। क्लियर है? इतनी चीजें साफ हैं कि जब भी प्लेटों का अपसरण होगा, यानी कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वो मैग्मा के उद्गार के कारण होगा। संचलन का कारण भी हम व्याख्या कर सकते हैं, राइट। और अपसरित सीमा पे क्या क्या हो रहा है, अब उसको निर्माणकारी किनारा क्यों बोलते हैं। अगर एक सवाल पूछें जो कॉम्प्लिकेट करता है इस डिस्कोर्स को, कि भ्रंश घाटी का जो निर्माण हुआ पहले, यदि उसकी चौड़ाई की हम बात करें तो हम बोलें कि ये सदैव समान रहेगा, इसकी चौड़ाई में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी घाटी की। ट्रू और फॉल्स? हाँ? तो फिर जैसे, मतलब जब तक घाटी है तब तक बराबर रहेगी। अब उसमें कुछ भर दिया जाए, कोई अपसरण फिर से शुरू हो जाए, वो एक अलग सी बात है, तो वो एक लंबे समय की, जैसे या ये कह लें कि अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें भ्रंश घाटी की, तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी। सही है गलत? हाँ, तो जब तक मैग्मा निकलेगा तब तक उसमें चौड़ाई में वृद्धि होती जाएगी। चौड़ाई वही रहेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे आप सपोज कीजिए कि एक ये हम मान लेते हैं पूरा का पूरा दुर्बल मंडल, इसके ऊपर है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल, दुर्बल मंडल के इतने क्षेत्र से क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, तो ये फिक्स है, दुर्बल मंडल में फिक्स है, ये मैग्मा यहाँ पे आ रहा है, तो स्थल मंडल को भी नहीं इसने ना काटा, तो इसी हिसाब से काटेगा। अब जैसे प्लेट को पुश किया, सपोज करो 2 सेंटीमीटर पुश किया 1 साल में, तो दुर्बल मंडल के ऊपर मान लो कि अभी अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ पे था पहले स्थल मंडल, अब स्थल मंडल यहाँ आ गया, तो ये 2 सेंटीमीटर जो छूटा, तो मैग्मा ने आया कर क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो एक फिर ये जब जाएगा तो फिर नया मैग्मा आएगा, जमा हो जाएगा, फिर ये जब जाएगा तो फिर नया मैग्मा आएगा, जमा हो गया। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम लोग पढ़े वो यही चीज होगी कि उसके किनारे में नए मैग्मा का जमाव के कारण किनारे का निर्माण हो रहा है, नए चट्टानों का निर्माण हो रहा है, नए प्लेटों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए उसको हम निर्माणकारी किनारा बोलते हैं। क्लियर है? श्योर? या बात करने की जरूरत है? अब आते हैं अपसरण पे, अभिसरण पे।
ये क्या है? अभिसरण है। अभिसरण में क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो जैसे ही अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा अभिसरण में ये पास आ रहे हैं, इधर से भी ऐसे ही थोड़ा सा तिरछा होकर के आएगा। इस जगह पे क्या होगा? टक्कर होगी, संपीड़न बल उत्पन्न होगा। मतलब जैसे सपोज कीजिए हल्का सा ऐसे देख करके हम करते हैं कि यहाँ पे दोनों प्लेट मिल रहे हैं। मिलने का स्थान पे क्या होगा? दोनों तरफ से बल आ रहा है, तो इस पे संपीड़न बल उत्पन्न होगा। तो ढेर सारी रगड़म लग रही होगी। अवसादी चट्टान का अवसाद का निर्माण होगा नहीं, खूब सारे अवसाद का निर्माण होगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा, तो ये क्या करेगा? फिर एक दूसरे को ऐसे मोड़ेगा। समझ सकते हैं इसको? फिर मुड़ने के बाद एक समय आएगा कि एक प्लेट जो है उसके अंदर घुस जाएगा। राइट? यानी कि अगर हम उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो सपोज कीजिए कि ये प्लेट दोनों आया, उसके बाद ये मुड़ेगा, ये दूसरा प्लेट आया, ये भी मुड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे मुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा। इसमें जो अवसाद जमा हुआ है इसको हम गर्त बोलते हैं, और जो अवसाद जमा हुआ है उसकी फोल्डिंग होगी, वलन की क्रिया होगी, और इस प्रकार से पर्वत का निर्माण होगा। मैग्मा कहाँ आ रहा है? मैग्मा सब कुछ नीचे है। मैग्मा का बहाव ये है, ये हम स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले? संपीड़न बल है। पहला बल क्या है? पहला बल यही है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मुड़ने के बाद भी इसका पहला बल जो है हॉरिजॉन्टल ही है। मतलब यहाँ पे जब बना तो ये रगड़म रगड़ी होगी, तो ये जो अवसाद बनेगा, और ये सोच लो मिलियंस ऑफ ईयर्स का काम है, ये करोड़ों साल लगते हैं इसमें। तभी होता है बेसिकली। अच्छा, प्लेट ऐसे होकर के ऐसे हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है ना, कभी हो ही नहीं सकता है। यही तो सिद्धांत है जो पुराने कॉन्सेप्ट को एक अलग कर दिया कि डिप्रेशन से पर्वत निकल रहा है, गड्ढे से पर्वत का निर्माण हो रहा है बेसिकली, जिसको हम रिवर्स राइज बोलते हैं। मैग्मा कहीं नहीं निकल रहा अभी फिलहाल। मैग्मा बाद में निकलेगा, बताएंगे कहाँ निकले। अभी मैग्मा कहीं नहीं निकल रहा। मैग्मा जो निकल रहा था वो यहाँ निकल रहा था। नहीं, वो काहे के लिए आएगा? वो तो यहीं पे जमा हो गया, ठंडा हो गया, ये कटक बना दिया। और ये हम लोग 10 सेंटीमीटर में देख रहे हैं, या 10,000 किलोमीटर हो सकता है। अभी आते हैं उस पर। तो 3 प्रकार के अभिसरण होते हैं। फिलहाल हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिसरण में कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। जो सामान्य घटनाक्रम होगा पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 3 स्थिति होती है, वो तीनों को समझना आसान हो जाएगा। अब अगर एक कॉमन सी चीज पूछें तुम्हारे सवाल के लिए कि पानी के नीचे 10 मीटर नीचे 2 चीजों को टकरा रहे हैं हम, एक बल दे दिया, 2 चीजें 2 वस्तुएं आकर टकरा रही है, नीचे कौन जाएगा? जो भारी होगा। भारी का निर्धारण किससे होगा? घनत्व से भी होगा, राइट? तो इसमें अगर मान लो कि ओशनिक होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक प्लेट नीचे जाएगा, इस प्रक्रम को हम सबडक्शन या प्रविष्टन कहते हैं, यानी कि इसको सबडक्टिंग प्लेट बोलते हैं।
यानी कि ये प्लेट क्या हो गया, परिवेष्टित प्लेट हो गया, और अपरिवेष्टित प्लेट पर वलन की क्रिया आरंभ होगी। तो यहां पे क्या बन गया, वलन की क्रिया होगी। अब क्या होगा कि अब ये तीसरी चीज देखते हैं कि ये जो प्लेट जा रहा है उसका क्या होगा। मेंटल में जा रहा है तो तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि का दो कारण होगा, एक तो गहराई, घर्षण बल, कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब जाएगा तो इतनी आसानी से उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, और जब प्रवेश नहीं मिलेगा तो घर्षण बल उत्पन्न होगा, और उस घर्षण बल के कारण तापमान में वृद्धि होगी और उस प्लेट में थोड़ी कमजोरी भी आएगी, राइट। चूंकि इतनी आसानी से उसको प्रवेश नहीं करने देगा, चूंकि पूरा चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है, और वो चट्टान है जो इससे अधिक घनत्व रखते हैं, तो उसको बहुत आसानी से जाने नहीं देगा, राइट। तो जब जाने नहीं देगा तो ये अपना रास्ता बनाने के लिए दबाव डालेगा, दबाव डालने के लिए चट्टानों का विस्थापन करेगा, और विस्थापन के अंदर घर्षण बल पैदा होगा, और तापमान, जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, पिघलना आरंभ हो जाएगा। जब पिघलेगा तो ये फिर से मैग्मा का निर्माण करेगा, और जब मैग्मा का निर्माण करेगा तो वो मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि फिर से ये मैग्मा क्या है, लिक्विड है, और उस क्षेत्र में जबरदस्ती डाला गया है जहां पे घनत्व तो बहुत अधिक है, तो वो तो और बहुत फोर्स से इसको बाहर निकालेगा। तो अब क्या होगा, ये पूरा पर्वत और उसके पर्वत के आसपास का क्षेत्र में उभार आता जाए। जैसे अगर सपोज कीजिए कि हम लोग सब मिलकर के एक छप्पर को उठा रहे हैं, फूस के छप्पर को, तो धीरे धीरे तो हम लोग क्या है, यहाँ पे मैग्मा है। अब ये क्या होगा, ऊंचाई पर्वत की वृद्धि होती जाएगी, और पर्वत से दूर जो है भी थोड़ी ऊंचाई दूर होगी जो ये मैग्मा निकल रहा है। यही वजह है कि हमेशा देखेंगे पर्वत के पास पठार पाया जाता है। हिमालय पर्वत तिब्बत का पठार, एंडीज पर्वत पटागोनिया का पठार, बोलीविया का पठार, देखा होगा हम लोगों ने शायद, राइट। तो इस तरह से किसी भी अभिसरण क्षेत्र में तीन प्रकार की तीन मतलब परिणाम होंगे, मुख्य परिणाम जिसको होंगे। एक, सबडक्शन के द्वारा या प्रविष्टन के कारण गर्त का निर्माण। दूसरा, वलन की क्रिया। और तीसरा, वलन के बाद उभार। कहीं पे गर्त बनाएगा, कहीं पे वलित पर्वत बनाएगा, पठार बनाएगा, या क्या बनाएगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये तीन परिणाम कॉमन होंगे, गर्त का निर्माण, वलन की क्रिया या अवसादों का दबाव, अवसादों पर दबाव होकर के वलन की क्रिया, और तीसरा होगा पठार का निर्माण। इस तीनों को लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाद में हम लोग काट रहे हैं इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए हम बोले हैं। अभी किसी भी अभिसरण में ये तीन चीज होगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में, प्रकृति में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा। यानी कि जब भी ये हम समझ रहे हैं ना कि अभिसरण में इतनी सारी चीजें समझ गए जितनी देर हम समझते हैं। अब अभिसरण तीन प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लें कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अपसरण की, तो अपसरण हमेशा एक ही प्रकार का होगा, लेकिन अभिसरण तीन प्रकार का इसलिए होगा कि जो टक्कर लेने वाली प्लेट है, एक महाद्वीपीय हो सकती है, महासागरीय हो सकती है, दोनों महासागरीय हो सकती है, और दोनों महाद्वीपीय हो सकती है। एक्चुअल में जो टक्कर हो रहा है जिसका हम सिर्फ उसी की बात कर, उसके बाद क्या है क्या नहीं डजंट मैटर लेकिन टक्कर के क्षेत्र में प्लेटों का नेचर कैसा है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर।
अब इसमें तो क्लियर है कौन नीचे जाएगा, महासागरीय प्लेट, चूंकि भार घनत्व ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा। अब मान लीजिए कि ये महाद्वीपीय प्लेट है जिसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, तो ये मुड़ करके महासागरीय प्लेट से मिलेगा और महासागरीय प्लेट मुड़ते हुए गर्त का निर्माण करेगा। मान लीजिए कि ये समुद्र तल है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे वलन की क्रिया होगी, फिर से वही मैग्मा का निर्माण होगा। हाँ, अब जितना बढ़ाते जाइए बढ़ जाएगा, यानी कि तटीय क्षेत्र में गर्त का निर्माण, तटीय पर्वत के निर्माण की व्याख्या, किसी भी तटीय क्षेत्र में पर्वत, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एंडीज और रॉकीज, और उसके बाद जो है पठार का निर्माण जो विपरीत दिशा में होगा गर्त के। अब यहां से चलेगा मैग्मा, तो हो सकता है कोई मैग्मा निकलते निकलते जो है यहां पे भी केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी चोटी बन जाएगी। यहीं पे हो ना, ये चौथी बार पढ़ रहे होंगे ये चीज हम। एक शेर सुनाता हूं, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा। सजदा मतलब जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा आवाज। तेरा दिल तो सनम है आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आशना का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, तो तेरा दिल तो सनम है आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दो खुदा की एक साथ इबादत नहीं हो पाती है। चलिए हम लोग जब पढ़े थे ना ये चीज पहले भी, घनत्व जब पढ़ रहे थे, शुरुआत जब किए थे, तभी बताए थे कि 2.75 घनत्व होता है महाद्वीपीय क्षेत्र का और 3 होता है घनत्व महासागरीय क्षेत्र का। तो शायद आप उस क्लास में नहीं होंगे। एक चीज मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था। तो मुझे एक मेरा मतलब स्टूडेंट रहा है बहुत पुराना, लेकिन तब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। तुम कहाँ हरियाणा से आते हो क्या? यूपी का? अच्छा, बनारस का? बनारस वाले गांव का है? नहीं, मेरा एक स्टूडेंट है जो लिटरली मेरे भाई की तरह रहा है, वीरेंद्र नाम है उसका। हरियाणा एग्जैक्टली तुम्हारा फेस सिमिलर है उसको, सिर्फ थोड़े बाल उसके कम है, तुम्हारे थोड़े ज्यादा है बस। तो मुझे लगा शायद कहीं, जबकि मैं उसके भाई को जानता हूँ, पूरी फैमिली को जानता हूँ, तो मुझे लगा शायद कहीं कजिन वजिन तो तुम नहीं हो उसके, जिसको शायद मैं नहीं जानता। एकदम एग्जैक्टली फेस उसका है। ये बिहारियों का लक्षण है अपने मन से जजमेंटल हो जाना, बगैर जाने दिमाग कम है दिमाग ज्यादा है। तो अब तो समझ में आ गया। तो कभी कभी कॉपी पलट लिया कीजिएगा तो चीजें याद रहेंगी, नहीं तो वही वाली बात होगी, सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसका बाप है पूछ रहे हो। तो यहां पे हो गया महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर। अब आती है दूसरा महासागरीय महासागरीय टक्कर। तो महासागरीय महासागरीय टक्कर क्या हो रहा होगा? सागर में ही हो रहा होगा।
यानी कि टक्कर जो एक्चुअल में हो रहा होगा कहीं पे सागर में हो रहा होगा, ये जो बना रहे हैं, ये जो बना है यही डॉट डॉट ना, सी लेवल समुद्र तल, यहाँ पे भी वही चीज बना रहे हैं। समुद्र तल हो गया, ये समुद्र हो गया, ये पूरा भाग, ये स्थल भाग हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में टक्कर होने जा रही है, तो जो टक्कर होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही स्थिति जनरेट होगी कि ये और ये मुड़ करके अंदर आएगा, सेम चीज होगी।